नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद का एक थाना है सिकोहाबाद। इस थाना क्षेत्र में एक गांव है बूढ़ा, जो हाईवे के किनारे बसा है। भोगनीपुर नहर इस गांव से होकर गुजरती है। इसी वजह से अधिकतर लोग इस नहर को बूढ़ा नहर के नाम से जानते हैं। हर साल देश भर में ज्येष्ठ माह की 10वीं तारीख को गंगा दशहरा मनाया जाता है, खासकर उन जगहों पर जहां गंगा या गंग नहर पास होती है। हर साल की तरह इस साल भी बूढ़ा नहर पर गंगा दशहरे का भव्य मेला लगा था। इस मौके पर लोग स्नान के लिए सुबह से ही बूढ़ा नहर पर आने लगे थे। मेले में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी। सुबह लगभग 8 बजे सिकोहाबाद नगर में रहने वाले लोगों की एक टोली नहाने के लिए नहर पर पहुंची। नहर किनारे की पूर्वी पटरी से कुछ ही दूरी पर बालाजी मंदिर है। उन लोगों ने बालाजी मंदिर से थोड़ा पहले नहर की पटरी के किनारे एक मोटरसाइकिल खड़ी देखी। मोटरसाइकिल पर कपड़ों के अलावा एक मोबाइल भी रखा था। युवकों ने सोचा कि मोटरसाइकिल वाला नहर में नहाने गया होगा। उसने अपनी मोटरसाइकिल, कपड़े और मोबाइल यहाँ छोड़ दिए होंगे। उन लोगों की टोली नहर की पटरी पर कपड़े रखकर नहाने के लिए नहर में उतर गई। नहाते समय एक युवक के पैर में कुछ उलझा तो उसने अपने साथियों से कहा कि नहर में कुछ है जो उसके पैरों से टकराया है। इस पर उसके साथी वहां आ गए। पास आने पर उनके पैरों में भी कुछ टकराया। उन्हें लगा कि वहां कोई डूबा है, संभव है बाइक वाला ही हो। उन लोगों में से मनोज ने अपने साथियों की मदद से उसे पानी से बाहर निकाला तो सभी के बदन में पांव से सिर तक शीतलहर सी दौड़ गई। नहर के पानी से एक युवक का शव निकला था, जिसके बदन पर केवल अंडरवियर था। उन लोगों ने अनुमान लगाया कि मोटरसाइकिल डूबने वाले युवक की ही है। उन्हें लगा कि वो मोटरसाइकिल से आया होगा, कपड़े उतारकर नहर में उतर गया होगा, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। मनोज के साथी बंटू ने डायल 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंच गई। तत्कालीन थाना प्रभारी शिव कुमार शर्मा ने शव का निरीक्षण किया तो उन्हें युवक की गर्दन पर चोट के निशान दिखाई दिए। साथ ही उसकी नाक से खून भी बह रहा था। मनोज ने पुलिस को नहर की पटरी किनारे खड़ी मोटरसाइकिल व उस पर कपड़े व मोबाइल रखा होने की बात बताई। पुलिस ने युवक की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी मृतक को पहचान नहीं सका। ये 12 जून 2019 की सुबह की बात है। शव देखकर पहली नजर में ही पुलिस को समझ में आ गया था कि मामला हत्या का है, क्योंकि मृतक की गर्दन पर चोट के निशान दिख रहे थे, जिससे ये समझने में देर नहीं लगी कि हत्या को हादसे का रूप देने के लिए ही मृतक की मोटरसाइकिल नहर की पटरी के किनारे सुनसान जगह पर खड़ी की गई थी। बाइक पर मृतक के कपड़े और मोबाइल भी इसी उद्देश्य से रखे गए थे, ताकि देखने में लगे कि युवक नहाते समय डूब गया। जाहिर है कोई भी अपनी मोटरसाइकिल और मोबाइल इस तरह लावारिस छोड़कर नहाने नहीं जा सकता। थाना प्रभारी ने यह सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। मृतक कौन और कहाँ का रहने वाला था, ये बात वहां मौजूद लोगों से पता नहीं लग सकी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि युवक की हत्या करके शव को रात में नहर में फेंका गया था। जाहिर है ये काम अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। सूचना मिलने पर सीओ अजय सिंह चौहान और एसडीएम डॉक्टर सुरेश चंद्र भी मौका वारदात पर पहुंच गए। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस ने मोबाइल फोन में मौजूद नंबरों पर कॉल करनी शुरू कर दी। इसी प्रयास में महेश चंद्र नाम के एक व्यक्ति से बात हुई। उसने बताया कि ये नंबर उसके छोटे भाई पुष्पेंद्र कुमार का है, जो अपने दोनों बच्चों के साथ फिरोजाबाद के थाना उत्तर के कृष्णा नगर में रहता है। वो कल रात घर से मोटरसाइकिल लेकर अपनी ससुराल जाने के लिए निकला था, लेकिन अब तक वापस नहीं आया है। पुलिस ने भाई से घटनास्थल पर पहुंचने को कहा ताकि शव की शिनाख्त हो सके। महेश चंद्र की बातों से ये निश्चित हो गया कि शव उसके भाई पुष्पेंद्र का ही है, साथ ही मोबाइल और बाइक भी। कुछ ही देर में महेश चंद्र ग्राम प्रधान सुनील बघेल व अन्य गांव वालों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया। शव देखकर महेश चंद्र ने रोते हुए उसकी शिनाख्त अपने छोटे भाई पुष्पेंद्र के रूप में कर दी। महेश ने पुलिस को बताया कि पुष्पेंद्र की पत्नी छाया का 1.5 साल से एक युवक से अफेयर चल रहा है।
इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। बात बढ़ी तो मामला मारपीट तक पहुंच गया। छाया ने पुष्पेंद्र पर घरेलू हिंसा का केस कर दिया था। फिलहाल दोनों के बीच कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। मुकदमे के बाद से छाया दोनों बच्चों को छोड़कर फिरोजाबाद में कबीर नगर स्थित अपने मायके में रहने लगी थी। महेश ने पुष्पेंद्र की हत्या में उसकी पत्नी छाया और उसके प्रेमी संतोष का होने की बात कही। महेश ने इन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस को एक तहरीर भी दी, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति साफ होने पर केस दर्ज करने को कहा। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने पुष्पेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। मायके में रह रही पत्नी छाया को जब पति की हत्या की जानकारी मिली तो वो सुबह ही घर आए अपने दोनों बेटों आलोक व आकाश को साथ लेकर रोते बिलखते जिला अस्पताल पहुंच गई। दोनों बच्चे भी पिता की मौत से सदमे में थे। पति की मौत पर छाया का रो रो कर बुरा हाल था। इस हत्या की खबर सुनकर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच गए थे। छाया ने उन्हें बताया कि 11 जून को मेरे पिता ने बच्चों को फोन करके कह दिया था कि कल दशहरा है, घर आ जाना। दशहरे के दिन यानी 12 जून को बच्चों के ना आने पर उसने सुबह फोन किया, लेकिन ना तो पति पुष्पेंद्र ने फोन उठाया और ना बच्चों ने। इस पर उसने घर के पड़ोस में रहने वाली रिश्ते की बहन को फोन करके पूछा कि घर में कोई फोन नहीं उठा रहा है, आप बात करा दो। इसके बाद उस बहन ने छोटे बेटे आकाश को बुलाकर बात कराई। उसने छोटे बेटे से पूछताछ की, पापा और तुम कोई भी फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, क्या बात है? आकाश ने कहा कि पापा रात को कहीं गए थे और कहकर गए थे कि सुबह आएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं है। छाया ने बताया कि उसने आकाश से कहा कि तुम दोनों आ जाओ, पापा भी आ जाएंगे, बस इतनी सी बात हुई थी। सुबह उसे खबर मिली कि पति का शव सिकोहाबाद बूढ़ा नहर में मिला है। छाया ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसका पति से इसलिए विवाद था कि वो उसके चरित्र पर शक करते थे। पारिवारिक हिंसा की वजह से वो करीब 1.5 साल से पति से अलग रह रही थी। पहले वो दिल्ली में अपने मामा के घर चली गई थी, लेकिन पिछले 6 महीने से मायके में रह रही थी। पिछले 2 महीनों से मोबाइल पर पति से रात में बात होती थी। मंगलवार 11 जून को भी बात हुई थी। छाया ने बताया कि हम दोनों के बीच राजीनामा हो गया था। मंगलवार को कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई थी, लेकिन जज नहीं बैठे और अगली तारीख मिल गई। वहां से हम दोनों सिकोहाबाद बालाजी मंदिर के दर्शन करने चले गए। मंगलवार की रात में भी दोनों की मोबाइल पर बातचीत हुई थी। पुष्पेंद्र ने पूछा था कि तुम 1.5 साल बाद आ रही हो, खाने में क्या बनाओगी? जवाब में छाया ने पति से उसके मनपसंद व्यंजन बनाने की बात कही थी। छाया ने खुद को निर्दोष बताया। घटना के 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में पुष्पेंद्र की हत्या का कारण गला घोटना बताया गया। इस पर पुलिस ने नरेश की ओर से छाया व उसके प्रेमी संतोष शास्त्री, जो कि झलक नगरी फिरोजाबाद का रहने वाला था, उसके खिलाफ धारा 302 और 201 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसी दौरान थाना प्रभारी शिव कुमार का स्थानांतरण हो गया। इस चक्कर में पुष्पेंद्र की हत्या हुए 1 महीने का समय बीत गया, लेकिन पुलिस नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये देखकर मृतक के भाई महेश ने अपने गांव रेमजा के प्रधान सुनील बघेल के साथ थाना सिकोहाबाद जाकर पुलिस अफसरों से बात करके हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। उसने अफसरों के ऑफिसों के कई चक्कर काटे, साथ ही एसएसपी सचिंदर पटेल से भी गुहार लगाई। इसके बाद एसएसपी ने आदेश दिया कि पुष्पेंद्र की हत्या के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। एसपी राजेश कुमार ने भी नए थाना प्रभारी अजय किशोर द्वारा थाने का चार्ज लेने के तुरंत बाद पुष्पेंद्र हत्याकांड के आरोपियों के विरुद्ध सबूत जुटाकर उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। साथ ही सर्विलांस टीम की मदद लेने को भी कहा। एसपी के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई शुरू हो गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी छाया के बयानों की सच्चाई जानने के लिए उसके मोबाइल को भी खंगाला। उसके फोन नंबर की कॉल डिटेल्स में एक नंबर सबके दायरे में आ गया, जिस पर सबसे ज्यादा बातें होती थी। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो वो नंबर संतोष शास्त्री का निकला। पुष्पेंद्र के मोबाइल की आखिरी लोकेशन कबीर नगर की थी। उसके फोन पर रात में जो अंतिम कॉल आई थी वो छाया की ही थी। छाया को संदेह के दायरे में लाने के लिए इतना ही काफी था।
लेकिन अंदाजे के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं था। इसलिए पुलिस टीम ने छाया के मकान जाकर उससे फिर से पूछताछ की। छाया से की गई पूछताछ में पुलिस वालों को कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी, सिवाय इसके कि पुष्पेंद्र पत्नी के चरित्र पर शक करता था। फिर भी पुलिस ये समझ गई थी कि एक अकेली औरत पुष्पेंद्र जैसे तगड़े मर्द का ना तो अकेले गला घोट सकती थी और ना अकेले घर से 20 किलोमीटर दूर ले जाकर सिकोहाबाद की बूढ़ा नहर में फेंक सकती थी। पुलिस चाहती थी कि कत्ल की इस वारदात का पूरा सच सामने आए। मृतक पुष्पेंद्र के दोनों बेटे आलोक व आकाश अपने पिता के साथ रहते थे। उन दोनों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि जब पापा घर नहीं लौटे तो उन्होंने समझा कि वो मम्मी के पास कबीर नगर गए होंगे। 12 जून की सुबह 7 बजे मम्मी का फोन आया, जिसमें उसने कहा कि त्योहार का दिन है, मेरे पास आ जाओ। हम लोग मम्मी के पास कबीर नगर पहुंच गए। वहां पापा को ना देखकर हमने मम्मी से पूछा कि पापा कहाँ है। इस पर उन्होंने बताया कि वे रात में आए थे और कुछ देर रुककर वापस चले गए थे। इसके थोड़ी देर बाद ही उन्हें पता चला कि पापा की मौत हो गई है। मृतक के भाई महेश ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि 11 जून को रात लगभग 11 बजे पुष्पेंद्र पत्नी के पास जा रहा था। रास्ते में पुष्पेंद्र का रिश्ते का साड़ू मिल गया। उसने पुष्पेंद्र को इतनी रात में छाया के पास जाने से मना भी किया, लेकिन पुष्पेंद्र नहीं माना। इस बीच जांच के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। किसी ने इंस्पेक्टर को बताया कि छाया चोरी छिपे अब भी अपने प्रेमी संतोष से मिलती है। दोनों के नाजायज संबंध का जो शक किया जा रहा था वो सच निकला। जाहिर था हत्या अगर छाया ने की थी तो कोई ना कोई उसका संगी साथी जरूर रहा होगा। इस बीच पुलिस की बढ़ती गतिविधियों की भनक लगते ही छाया और उसका प्रेमी संतोष फरार हो गए। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मुखबिरों का जाल फैला दिया। मुखबिर की सूचना पर घटना के 2 महीने बाद 12 अगस्त को सीओ अजय सिंह चौहान और थाना प्रभारी अजय किशोर ने छाया व उसके प्रेमी संतोष शास्त्री को सिकोहाबाद स्टेशन रोड से हिरासत में ले लिया। दोनों फरार होने के लिए किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। थाने लाकर दोनों से पूछताछ की गई। छाया पुलिस को दिए अपने बयानों में गड़बड़ा रही थी। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि पति ने उसका जीना हराम कर दिया था। वो उसके चाल चलन पर शक करता और उसे मारता पीटता था। इसके साथ ही दोनों बच्चों को भी उसने छीन लिया था। ऐसे में उसके सामने ये कदम उठाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने पति की हत्या की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। पुष्पेंद्र 3 भाइयों महेश और नरेश के बाद तीसरे नंबर का था। ये लोग गांव रेमजा, थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद के मूल निवासी थे। लगभग 14 साल पहले पुष्पेंद्र की शादी छाया से हुई थी। इसलोकी की 2 बेटियां और 2 बेटे थे। इनमें छाया सबसे बड़ी थी। पुष्पेंद्र के पास अपनी मैक्स गाड़ी थी। वो वाहनों के टायर खरीदने व बेचने का व्यवसाय करता था। 3 साल पहले उसने फिरोजाबाद के कृष्णा नगर में एक मकान खरीद लिया था और परिवार सहित गांव से आकर उसी मकान में रहने लगा था। शादी के बाद उसके 2 बेटे हुए। इनमें से 13 साल का आलोक 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, जबकि 11 साल का आकाश 6वीं में था। पुष्पेंद्र की गृहस्थी हंसी खुशी चल रही थी। करीब 1.5 साल पहले जैसे ही उसके परिवार को किसी की नजर लग गई। हुआ ये कि कृष्णा नगर में भागवत कथा का आयोजन था। इस कथा में भजन गायक संतोष शास्त्री का छोटा भाई राजकुमार कृष्ण बना और छाया रुक्मणी। भजन गायक संतोष भी छाया का हम उम्र था। भरे पूरे बदन की छाया को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो 2 बच्चों की माँ है। 35 की उम्र में भी वो अच्छी खासी जवान दिखती थी। संतोष के गले से निकली उसकी सुरीली आवाज पर छाया रिझ गई। वहीं संतोष भी उसकी सुंदरता का दीवाना हो गया था। भागवत कथा में 1 सप्ताह तक रुक्मणी का अभिनय करने के दौरान ही छाया का संतोष शास्त्री से परिचय हुआ। दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। फिर दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे। संतोष हंसी ठिठोली के दौरान छाया से कहता, रुक्मणी तो अब संतोष की है। आसपास जहां भी भागवत के आयोजन में संतोष आता, फोन करके छाया को भी बुला लेता था। धीरे धीरे दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इस बीच दोनों के अवैध संबंध भी बन गए। अब छाया फोन पर संतोष से लंबी लंबी बातें करने लगी।
वो उसके ख्यालों में खोई खोई सी रहती थी। पुष्पेंद्र को जब इसकी जानकारी मिली तो इसे लेकर पति पत्नी में तकरार शुरू हो गई, लेकिन छाया ने संतोष से बात करना या मिलना नहीं छोड़ा। इससे पुष्पेंद्र अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा। पति पत्नी में आए दिन झगड़े होने लगे। गुस्से में पुष्पेंद्र छाया की पिटाई भी कर देता था। गृह कलेश के चलते पिछले 1.5 साल से छाया पति पुष्पेंद्र से अलग रहने लगी थी। छाया 3 महीने दिल्ली में अपने मामा के पास रही। वहां वो फोन पर प्रेमी संतोष से बात किया करती थी। इसी बीच उसने कोर्ट में पुष्पेंद्र पर घरेलू हिंसा का केस कर दिया था। ये मुकदमा जिला फिरोजाबाद के न्यायालय में चल रहा था। पिछले 6 महीने से छाया अपने मायके कबीर नगर में रह रही थी। इस बीच उसके पास संतोष का आना जाना लगा रहा। जब भी छाया का प्रेमी से मिलने का मन होता वो उसे फोन कर देती। संतोष छाया के पति की कमी को पूरा कर देता था। एक दिन छाया ने संतोष से कहा कि हम लोग इस तरह कब तक तड़पते रहेंगे, रास्ते का कांटा हटा दो। इसके बाद छाया व उसके प्रेमी संतोष ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। मुकदमे की तारीख पर पुष्पेंद्र और छाया की बातचीत हो जाती थी। जब तक दोनों मोबाइल पर भी बात कर लेते थे। छाया ने पुष्पेंद्र को मीठी मीठी बातों के झांसे में ले लिया था। 10 जून की रात को छाया ने फोन करके पुष्पेंद्र को अपने मायके बुला लिया, लेकिन उस दिन इन लोगों की योजना सफल नहीं हो सकी। इस पर छाया ने 11 जून की शाम को पुष्पेंद्र को फोन किया और कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर रात में आने को कहा। पुष्पेंद्र पत्नी की चाल समझ नहीं सका और 11 बजे जब दोनों बच्चे सो रहे थे उसने छोटे बेटे आकाश को जगाकर कहा कि तुम्हारी मम्मी ने बुलाया है, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। रात 11 बजे वो कोल्ड ड्रिंक लेकर छाया के पास पहुंच गया। छाया ने पुष्पेंद्र से बोतल ले ली। वो बोतल लेकर किचन में गई और 2 गिलासों में कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई। उसने पुष्पेंद्र वाले गिलास में नींद की गोलियां घोल दी थी। दोनों पलंग पर लेटकर प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद पुष्पेंद्र को नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सो गया तो छाया ने योजना अनुसार अपने प्रेमी संतोष शास्त्री को फोन करके घर बुला लिया। संतोष छाया के फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फोन आते ही वो छाया के घर पहुंच गया। दोनों ने मिलकर सो रहे पुष्पेंद्र को दबोच लिया और उसका गला दबाकर हत्या कर दी। गला घोटने के दौरान छाया पुष्पेंद्र के दोनों हाथ पकड़े रही। रात में ही सबको ठिकाने लगाना था क्योंकि दूसरे दिन गंगा दशहरा था। संतोष ने पुष्पेंद्र की मोटरसाइकिल पर सब इस तरह बैठी स्थिति में रखा जिससे वो जिंदा लगे। छाया उसके पीछे बैठ गई। रात में ही संतोष और छाया उसे बाइक से सिकोहाबाद बूढ़ा नहर पर लाए और बालाजी मंदिर की ओर ले गए। रात में वो जगह सुनसान रहती थी। दोनों ने पुष्पेंद्र के शरीर से कपड़े उतारने के बाद उसके कपड़े और मोबाइल बाइक पर रख दिए। फिर दोनों ने शव को नहर में फेंक दिया। जल्दबाजी में उन्होंने शव नहर के किनारे पर ही डाल दिया था जिससे वो पानी के तेज बहाव में नहीं बह सका। सुबह नहर पर मेला लगा और लोग नहर में नहाने के लिए पहुंचे। युवकों की एक टोली जब नहर में नहा रही थी तभी एक युवक के पैर के नीचे पुष्पेंद्र का शव आ गया, जिसे नहर के बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पुष्पेंद्र हत्याकांड में उसकी पत्नी छाया, उसके प्रेमी संतोष शास्त्री को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। पुष्पेंद्र के दोनों बच्चे अपने ताऊ के पास रह रहे हैं। छाया ने वासना की आग में अंधी होकर पति की हत्या कर अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ने के साथ साथ पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। वहीं अपनी हंसती खेलती गृहस्थी के साथ अबोध बच्चों से भी दूर हो गई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।